दर्शकों, आप देख रहे हैं ये आदर्श परिवार एनजीओ का ऑफिस का दृश्य है। यहाँ इस कार्यालय से सभी प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। पूरा वातावरण एक एनजीओ जैसा, एक समाज सेवी संस्था जैसा ही है। यहाँ स्वाति मालीवाल जी का चित्र है और दिल्ली महिला आयोग से जुड़े वॉलंटियर बने का बोर्ड भी है। ये आपातकालीन सेवा के विषय में इस चित्र में बताया जा रहा है। और यहाँ आधार सेवा वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, उनके विषय में छोटी बड़ी डिटेल दी जा रही है। यहाँ भारत में भाईचारा काम किया जा रहा है। बहुत दशहरा जैसे ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, सभी बंधुओं का स्वागत है। हम दर्शकों इस समय जिस दौर में चल रहे हैं, कोविड-19 दौर में, सच तो ये है कि इस समय सरकार और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों का रोल रह गया है। अंततः यही है कि कोविड-19 को काबू में पाना है, लोगों की भलाई के काम करना है। लेकिन सरकार और मेडिकल ऑफिसरों के अलावा जनता का ध्यान नहीं जाता इस बात की तरफ। एक और वर्ग है, एक और विभाग है, एक और लोग हैं, समूह है, जो लोगों के लिए काफी ज्यादा इस कोविड-19 काल में और आगे पीछे के समय में भी काम करता है। उनको कहते हैं एनजीओ। हम इस समय आदर्श परिवार एनजीओ के पास में आए हुए हैं। पहले हम बता दें दर्शकों को कि एनजीओ, जिसको इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, गैर सरकारी संस्था, इन सरकार के कामों को या सरकार की तरह गैर सरकारी तौर पे काम करने, ये लोग एक समूह के रूप में काम करते हैं। एक खास एरिया बांट लिया या एक खास शहर बांट लिया और उसके अंदर लोगों की भलाई के काम शुरू होते हैं। एनजीओ ना होते तो सच में लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि भलाई के काम किस तरीके से, संस्थागत तरीके से होते हैं। आउटर दिल्ली के मीर विहार क्षेत्र में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक आदर्श परिवार एनजीओ चलती है, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष श्री राजू अतुल्ला जी हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है और लगभग पिछले 15-16 साल से वो एनजीओ और पुण्यकारी कामों के अंदर ही लिप्त है। इन्हीं के करना इनकी एनजीओ ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम करे हुए हैं, बहुत चीजों में योगदान दिया हुआ है। और साथ में इसमें जो प्रमुख इस समय प्रोजेक्ट इनके पास है, वो महिला पंचायत का है, दिल्ली महिला आयोग के द्वारा। अपनी एनजीओ के विषय में और उनकी एनजीओ ने क्या क्या कार्य किया और अपने विषय में राजू अतुल्ला जी खुद ही अपनी जबानी बताने जा रहे हैं। राजू जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को कृपया अपना परिचय दीजिए, अपने विषय में बताइए। जी, मेरा नाम राजू अतुल्ला है और छोटे से ही मेरे मन में ये एम था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। जी। मैंने अपना बीकॉम पूरा करने के बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया और कई सालों तक कई एनजीओ में काम किया और फिर मैंने अपनी संस्था बनाई और इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम लोगों का भला कर सकें, लोगों को जो जरूरत चीजें हैं, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में दिलाएं और उनको पहुंचाएं और उनकी मदद करें और लीगल मदद भी करें। जी। तो राजू अताउल्ला साहब, एक बात दर्शकों को बताइए, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों से पढ़ाई करी, सीए का काम किया, तो ये एनजीओ की तरफ, परोपकारी कामों की तरफ, लोगों की मदद की तरफ कैसे ध्यान चला गया? जी, मैं उसी वक्त एक परिवार मुझसे मिला जिसमें दिल्ली पुलिस ने, कुछ लोगों ने, जो एक केस आया था, उनकी प्रॉपर्टी का था, उनको एक दंपत्ति थे, उन लोगों की दंपत्तियों को
कुछ लोगों ने मिलकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली और झूठा केस बनाकर उन्होंने उनको मतलब जेल भिजवा दिया था, तिहाड़ जेल। लेकिन उन दंपतियों के बच्चों ने मेरे से मदद मांगी थी, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। तो मैं पहली बार रोहिणी कोर्ट गया और वो मैं किसी भी लॉयर को नहीं जानता था। एक लॉयर मैडम मुझे मिली जो लंच कर रही थी, तो उनको मैंने बताया कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा लीगल के बारे में पता नहीं है, क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मदद करोगे? तो मैम ने हाँ भरा और उसके बाद हमने 15 दिन लीगल काम किया उनके साथ मिलके। फिर उन दोनों को 15 दिन में तिहाड़ जेल से हमने बेल दिलवाई और बाद में वो केस में वो निर्दोष साबित हुए और फिर उनको उनकी प्रॉपर्टी भी मिली। तब से मुझे लगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीगल तरीके से लीगल उनको पता नहीं चलता, इस सेक्टर को बहुत जरूरत है। तभी मेरे मन में विचार आया और बचपन से ही मेरे को ना समाज सेवा के प्रति रुझान था। मेरे को आज भी याद है कि 10th में मेरे टीचर ने सबसे पूछा कि आप लोगों का एम क्या है, तब मैंने बोला था कि मेरा एम समाज सेवा है, मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मेरा मजाक बनाया गया था। अच्छा। टीचर भी हंसने लग गए थे। अच्छा। तो सब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सोशल वर्कर किसी का भी एम नहीं है, लेकिन मेरा एम था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। बहुत अच्छा जवाब है आपका, सुन के बड़ा मजा आया वाकई। अतुल्ला साहब, फिर ये आदर्श परिवार एनजीओ की स्थापना के विषय में बताइए, ये कब अस्तित्व में आई, ये कब स्थापित करो और इसमें अब तक क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं? फिर 2013 में मेरे पास विकल्प आया कि मैंने एनजीओ सेक्टर के बारे में काफी एक्सपीरियंस हासिल किया। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपनी एनजीओ को अपनी तरह चलाऊं, इसीलिए मैंने आदर्श परिवार एजुकेशनल एंड कल्चर नाम की एक संस्था का गठन किया। शुरू में बहुत ही कठिनाई था मैंने फिर पहले सिलाई सेंटर, महिलाओं जो लड़कियां थी उनके लिए सिलाई सेंटर, ब्यूटी कल्चर और कंप्यूटर, ये मैंने चालू कराया और मुझे कुछ और भी लोगों ने सहयोग किया। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, किन पर आप काम कर चुके हैं, क्या क्या कार्य कर चुकी है आदर्श परिवार एनजीओ? आदर्श परिवार एनजीओ ने बहुत डिफरेंट प्रोजेक्टों पे काम किया है। राइट टू एजुकेशन पे काम किया है, चाइल्ड लेबर पे काम किया है, ह्यूमन राइट्स पे काम किया है और जो विक्टिम होती हैं, जिनके साथ कोई भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर उनको पुनर्वास योजनाओं को बेनिफिट दिलाने में भी हमने कार्य किया है। जी, बहुत अच्छा। तरोताजा मुद्दा जो है अतुल्ला साहब, वो लॉकडाउन और कोरोना काल का है, तो इस कोरोना काल में आपकी एनजीओ ने क्या क्या समाज की मदद करी, उसके विषय में बताइए। कोरोना काल कोविड-19 का एक बहुत मुश्किल दौर था और एक एनजीओ होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती थी। 31 मार्च 2020 से ही हमने हंगर रिलीफ सेंटर चलाना शुरू किया, जो कि 5 जून 2020 तक चला। उसमें 1,68,000 पैकेट हमने लोगों को दिए। हमने 500 से ज्यादा राशन की किट जरूरतमंद लोगों को दिया। जो दिल्ली सरकार की जो डिस्ट्रिक्ट साइट में हमने निःशुल्क लोगों का फॉर्म भरवाया ताकि जरूरतमंद लोगों को दिल्ली सरकार से राशन मिल सके। सैनिटाइजर का काम किया, हमने सैनिटाइज हर क्षेत्र में करवाया और एमसीडी में भी हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा के भी लोगों की मदद किया। और जो माइग्रेंट लेबर थे, जो फंसे थे, उन लोगों को भी हमने सर्वे कर एक रिपोर्ट बना के आगे यहाँ पे जो भी एमएलए ऑफिस है उनको देकर उनको उनके घर पहुँचाने में भी हमने अपना योगदान किया। हमें ज्ञात हुआ है कि आदर्श परिवार एनजीओ ने इस लॉकडाउन के समय में किसी स्कूल के अंदर कई 1000 लोगों को नियमित भोजन दिया, वो प्रोजेक्ट क्या था, कृपया बताइए। डीएम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से हमारे पास विदिन 30 मार्च को ही ये हमें प्रोजेक्ट 31 मार्च के लिए चलाना था, एक दिन का समय था। तो हमें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 1000 लोगों को हम सुबह और 1000 लोगों को शाम को हमने भोजन प्रोवाइड किया और ये सिलसिला 5 जून तक चलता रहा, जिसमें हमने जो बहुत ही जरूरतमंद लोग थे वो लोग आते थे, उनको हम भोजन देते। हमने सुना है कि आपने एक बहुत उच्च स्तरीय और बहुत कामयाब प्रकार का सैनिटेशन व्यवस्था भी करवाई थी, उसके विषय प्रोग्राम करवाया था, वो क्या था? ये जब लॉकडाउन था तो मैं
अपने घर में तो था, लेकिन एक सोशल वर्कर का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको होता, तब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, दैनिक जागरण में भी पढ़ा था, कई और चीज़ों में भी पढ़ा था। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उससे कोरोना वायरस मर जाता है। तो अपनी RWA के साथ टाई अप करके हमने कम से कम किरारी विधानसभा में, तो मैं कह सकता हूँ, या एक डिस्ट्रिक्ट में भी पहली उसी लॉकडाउन के फर्स्ट लॉकडाउन के पीरियड में हमने आपस में फंड इकट्ठा करके एक 22,000 की सैनिटाइज मशीन मंगवा ली और तुरंत लॉकडाउन पीरियड में ही हमने सैनिटाइजर का काम अपने एरिया में चालू करा दिया, ताकि कोरोना वायरस अगर सैनिटाइज होगा तो लोगों के अंदर एक विश्वास भी रहेगा कि हम बचाव होगा। तो इस तरीके का जागरूकता अभियान हमने चलाया। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे काम किए और वाकई ही जो है वो समाज आपका कदरदान है इस विषय में और शुक्रगुजार है कि आप जैसी NGO है इस समाज में और अच्छा काम कर रही है। अब हम तरोताज़ा मुद्दे के ऊपर आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि महिला पंचायत आपकी आदर्श परिवार NGO का वीर विहार क्षेत्र में एक प्रमुख पायलट प्रोजेक्ट है। महिला पंचायत के तहत आपकी NGO क्या कार्य करती है? कि महिला पंचायत जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली महिला आयोग द्वारा NGO को दिया जाता है। हमें भी दिल्ली महिला आयोग द्वारा ये प्रोजेक्ट मिला है। इसमें बेसिकली हम महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले हैं, जैसे तो मैं घरेलू हिंसा होती है, रेप केसेज होते हैं, जो छेड़छाड़ होती है, वो सारे केसेस को हम रजिस्टर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनको लीगल एड भी देते हैं। यहाँ से हम उनको फ्री वकील भी दिलाते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं इसी ऑफिस से हाँ जी, इसके साथ साथ और भी महिलाओं को किसी भी मामले में कोई दिक्कत होती है, जैसे राशन नहीं मिल रहा, पहचान पत्र उनका नहीं बन रहा, आधार कार्ड की समस्या, तो सर्विस रिलेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि महिला की कोई भी समस्या हो इसको हल करें। कभी कभी बच्चियों को एडमिशन दिलाने में भी बहुत, जैसे वो पढ़ती हैं उनके नाम कट जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको हम दोबारा उसी स्कूल में एडमिशन कराने में भी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा। मूल रूप से आप बहुत महिलाओं की समस्याओं से आपका वास्ता पड़ता रहता है, महिला आयोग तो है इसीलिए, और आप पंचायत भी चलाते हैं। तो क्या मौलिक समस्याएं महिलाओं को आती क्या है जो वो किन वजह से नहीं उनका सामना कर पाती हैं? मेरे ख्याल से महिलाओं को आत्मनिर्भर ना बनना ये सबसे मुख्य समस्या है कि महिला किसी न किसी पे डिपेंड होती है। शादी से पहले अगर आप देखें तो वो अपने माता पिता भाई पे डिपेंड होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो पति पे डिपेंड होती है। तो अगर महिला आत्मनिर्भर बन जाए तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार का अगर उनके साथ क्राइम भी होता है तब भी वो मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन हमारा समाज है, हमारा जो भारतीय ढांचा है पुरुष प्रधान है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर की बातें नहीं सिखाई जाती। इस कारण ये समस्या आती है। मेन बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो एजुकेटिव भी होती हैं, लेकिन कारण ये होता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं होती। फाइनेंशियल तौर पर आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बन जाए तो वो हर समस्या का समाधान कर सकती है। दर्शकों, यहाँ पर राजू अतुल्ला जी आदर्श परिवार NGO के मुखिया ये कहना चाह रहे हैं महिलाओं से, वैसे तो सभी से, फिर भी महिलाओं से, कि जो महिलाएं आत्मनिर्भर है, पूरे तरीके से स्वरोजगार युक्त है या किसी ना किसी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, या जरा सा भी उनके पास कोई साधन है इनकम के सोर्सेस के, चाहे वो नौकरी हो, किराया हो या किसी भी प्रकार का लघु उद्योग, बिजनेस, कुटीर उद्योग हो, वो महिलाएं समाज के अंदर मुसीबतों का सामना बहुत बेहतर तरीके से कर पाती हैं, बहादुरी से कर पाती हैं। यहाँ इनका जो प्रमुख संदेश है, ये इतनी लंबी खबर, इतनी बातें, इनका जो सच में प्रमुख निचोड़ है वो ये कि आप अपने आसपास की महिलाओं को, अपने से जुड़ी हुई महिलाओं को, अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को, आपके परिवार खानदान की महिलाओं को, सारे लोग ये जरूर कोशिश करें बताने की कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। हजारों समस्याओं से एक महिला बच सकती है अगर बशर्ते वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने का मतलब हमेशा कुछ घरेलू औरतें यही ना मान ले कि उनको बैग लेके किसी ऑफिस में नौकरी करने जाना है। आत्मनिर्भर होने के और भी प्रमुख साधन होते हैं, कई चीजें होती हैं जिसमें वो आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब ये बताइए कि अगर महिलाओं को, हमारा प्रोग्राम बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, कोई दिक्कत आए, क्या क्या दिक्कत में वो आपकी NGO से और आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है,
दिल्ली महिला आयोग की एक हेल्पलाइन नंबर है 181 जो 24 आवर 7 दिन काम करता है। अच्छा अच्छा। तो वो किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे काउंसलर उसमें उपलब्ध होते हैं, वो फोन कर सकते हैं। महिला पंचायत हमारा मीर बिहार का कंझावला थाने से प्रोजेक्ट है। अच्छा। 10 बजे से 6 बजे तक खुला होता है ऑफिस। एनी टाइम हमारे जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं या मैं भी हूँ, अगर कभी भी कोई हमें फ़ोन भी करता है 24 आवर, कभी रात को भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है तो भी हम उसकी समस्या हल करते हैं। लेकिन अगर क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत सारे मतलब दिल्ली लेवल पे जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर महिलाओं को कोई भी समस्या हो, दिल्ली महिला आयोग 181 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। DCW का हेल्पलाइन नंबर 181। दर्शकों, आप खुद भी देखें और दूसरों को भी ज़रूर बताएं कि कोई महिला मुसीबत में हो या कोई परेशानी में हो तो इस नंबर को डायल कर सकते हैं और अपनी परेशानियां बता सकते हैं। घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई महिलाओं की क्या मदद की जाती है आदर्श परिवार NGO द्वारा? देखिए, जो घरेलू हिंसा के जब केस आता है तो सबसे पहले हम उस केस को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जो दोनों परिवारों को या पति पत्नी की हम काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग हम एक बार नहीं करते, स्टेप बाय होती है। कम से कम 3 काउंसलिंग हम देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि रिश्ता बचा रहे और रिश्ते में दूरी आने का या डोमेस्टिक वायलेंस के और भी कई कारण होते हैं। अगर वो उनका समझौता हो जाता है, एक हिसाब से राजीनामा उसको हम कहते हैं, तो ठीक है। राजीनामा में कुछ शर्तें होती हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा तय की जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बातें कही कि आप परिवार को बसाने का ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी महिलाओं को सरकार की, केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के विषयों में ही नहीं पता होता है। बहुत सी अल्प शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं तो ये तक नहीं जानती है कि उन्हें आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने के लिए कहाँ जाना है या उनको राशन कार्ड बनाने के लिए कौन से दफ्तर में कौन सा फॉर्म भरना है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए आप उनकी क्या मदद करते हैं? एक्चुअली ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इसके लिए हमारा ना डोर टू डोर स्टेप होता है, जिसमें पैरालीगल वर्कर हर इलाके में जाती है। वहाँ से हमारे पास लोग आते हैं, हम आधार कार्ड का कैंप अपने यहाँ लगवा देते हैं SDM जी के सहयोग से। जो और जिनका पहचान पत्र उनका ऑनलाइन अप्लाई हम अपने ऑफिस के माध्यम से करते हैं, ताकि महिलाओं को कहीं दूर जाना ना पड़े, क्योंकि महिलाएं दूर जाना नहीं चाहती हैं। तो आजकल जो डिजिटली सर्विस हो गई है, ऑनलाइन सर्विस हो गई है, उसका हम सहारा लेते हैं और महिलाओं को अपने ही सेंटर में सारी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। वैसे दिल्ली सरकार ने, अगर हम महिलाओं की हेल्थ के विषय में बात करें, तो आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट और आशा वर्कर प्रोजेक्ट और DGHS के कई सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हुए हैं जो सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। कई सारी और भी ढकी छुपी योजनाएं हैं। महिला के हेल्थ से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे आप उनको क्या सपोर्ट करते हैं? जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितनी भी डिस्पेंसरी है या आंगनवाड़ी आशा उनके साथ हमारा एक हिसाब से समन्वय हुआ होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम डिस्पेंसरी के डॉक्टर से संपर्क करके उनकी मदद कराते हैं। और हमारे क्षेत्र में मोहल्ला सरकार का मोहल्ला क्लिनिक भी खुला हुआ है। और अगर किसी महिलाओं की ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम हॉस्पिटल में भी उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं और मदद हमने किया भी है। खासकर गर्भवती महिलाओं को भी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं अपने क्षेत्र में। इसके लिए हमारे पास महिला पंचायत मेंबर होते हैं हर ब्लॉक में, वो हमें इसकी सूचना देती है। तो यहाँ से पैरालीगल वर्कर या हमारे NGO के वॉलंटियर या मेरे को भी जानकारी मिलती है, तो उनको मदद पहुँचाने का हम काम करते हैं। ताज़ा खबर के सभी रिपोर्टर और उससे जुड़ी हुई सभी टीम ने राजू जी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को चेतना जागृत करने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम भी आपके भागीदार बने। हम भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, महिलाओं को बताएं कि किस तरीके से वो अपने आप को अपनी मदद कर सकती हैं और कैसे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट से। आपने बहुत अच्छी बातें कही और इस आपके अच्छे मुहिम में हम आपके साथ हैं, काफ़ी सारे लोग आपके साथ हैं। दर्शकों, नीचे राजू अताउल्लाह खान की NGO आदर्श परिवार का नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप या आपके आसपास में कोई भी महिला आउटर दिल्ली में या कहीं पर भी कोई सवाल हो, कोई इंक्वायरी हो, तो इस नंबर पर कर सकते हैं। कोई पूछताछ हो या किसी को मदद चाहिए हो किसी टाइम पे।
इसके अलावा देखते रहिए ताज़ा खबर, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। आगे भी हम आपको इस तरीके के रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राजू जी, आपने हमारे ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए हम सच में आपका आभारी हैं। आगे भी हम आपसे इन्हीं गंभीर विभिन्न मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।